कि बेटा आपको पता है कि कोई चीज स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो, आप उसके लिए आपके पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई चीज ओरिजिन से गुजरती हो, आपके पास उसके लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी व एम एक्स। कोई इस तरह की कोई चीज हो तो आपके पास उसके लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर। मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ इक्वेशन है आपके पास। लेकिन अगर बेटा कोई चीज ऐसे जिस तरह ये वेव्स हैं, इस तरह मूव करती हो, इस तरह इनके लिए आपके पास आपको पता है कि ये क्या कौन सी क्लास है ये? देखिए इस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए आपको पता है आपके पास एक्सप्रेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं बेटा, कोई बच्चा ऐसा है जो जिसने P1 मैथमेटिक्स की P1 नहीं पढ़ी? आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने मैथमेटिक्स P1 ना पढ़ी हो बेटा? कोई बच्चा ऐसा हो? अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, सही है। अब ये चीज देखें, मैं आपके सामने बात करता हूं कि सबसे पहले मैं बेटा आपको इंट्रोडक्शन कराता हूं इसका। आप फर्ज करें कि ये देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स। बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स को आप गौर से देखें, और यहां पर आप बेशक x की जगह एंगल्स ले लें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री और इसी तरीके से 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। ये जनाब x की वैल्यूज है, ठीक है कि नहीं? फिर इसमें 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री और फिर 270 डिग्री और फिर इसी तरीके से 300 डिग्री, 315 डिग्री, इस्लाम सर। इस्लाम बेटा 330 डिग्री और 360 डिग्री बेटा। और फिर आप बेटा इनको रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, इसी एक्स को किस में कन्वर्ट कर लें? से रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? आप उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये पाई बाय 6, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 3, ये पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 3, ये 3 पाई बाय 4, ये 5 पाई बाय 6, ये पाई, ये 7 पाई बाय 6, ये जनाब आप देखें 5 पाई बाय 4 और इसी तरीके से ये 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, इस तरह से ये तकरीबन 5 पाई बाय 3, ये 7 पाई बाय 4। ये बेटा आपने उनको कन्वर्ट कर लिया, 11 पाई बाय 6 और 2 पाई, ये कर लिया कन्वर्ट। आप 240 को पाई और 180 से मल्टीप्लाई करें, हाँ ठीक है सही। इस तरीके से बेटा आप इन सारों को अपने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, और ज्यादातर आप रेडियंस में ही कन्वर्ट करते हैं। अब आप कैलकुलेटर का मोड रेडियन में रखकर, कैलकुलेटर का मोड रेडियन में रख के, कैलकुलेटर का मोड रेडियन में रख के आप कैलकुलेटर से साइन एक्स की वैल्यूज निकालें। अच्छा जी, साइन एक्स की वैल्यू निकालें तो ये 0, ये 0.5, ये 0.707, ये 0.866, ये 1, ये 0.866, ये 0.707, ये 0.5, ये 0। ये साइन एक्स की वैल्यूज कैलकुलेटर से आपको बता रहा हूँ, -0.5, -0.707, -0.866, -0.7, -1, ठीक है कि नहीं? ये -0.866, -0.707, -0.50, ये इस तरह से कर लो, ठीक है? ये पॉइंट्स आ गए। अब आप इन्हें प्लॉट कर लें, ग्राफ बना लें। आप एक देखें ग्राफ किस तरह का होगा, ये देख लें। ये आपके पास
30 डिग्री यानी पाई बाय 6, 45 डिग्री यहाँ आ गया, 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा। 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है, डेसिमल में 1.57 होता है। फिर 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। 180 डिग्री रेडियंस में पाई होता है और डेसिमल में 3.1415 होगा। इसी तरीके से फिर ये 270 डिग्री और फिर ये 360 डिग्री और बीच में इनके ये वो वाली वैल्यूज जो मैंने भी मेंशन की। अब आप इस तरफ y एक्सिस पर यूं कर लें कि यहाँ लिख लें 0.5, यहाँ लिख लें 1, यहाँ लिख लें 0.866, यहाँ लिख लें 0.707। इतना ये वैल्यू यहाँ पर आप लिख लें -1, -0.5, -0.707, -0.866। ये बेटा इस तरह से कर लिया। अब आप देखें 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री मैंने पता है 0.5 होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री 0.707 होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री 0.866 होता है, साइन ऑफ 90 डिग्री 1 होता है, साइन ऑफ 120 डिग्री 0.866 होता है, साइन ऑफ 135 डिग्री 0.707 होता है, साइन ऑफ 150 डिग्री 0.5 होता है, साइन ऑफ 180 0 होता है, साइन ऑफ 0 भी 0 होता है। अब इसे मिलाएं, ये इस तरह का ग्राफ बन रही है, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आगे देखें, साइन ऑफ 270 डिग्री -1 होता है, साइन ऑफ 210 डिग्री -0.5 होता है, साइन ऑफ -225 डिग्री का -0.707 होता है, साइन ऑफ 240 डिग्री जो है वो -0.866 होता है। फिर इसी तरीके से साइन ऑफ 300 डिग्री -0.866 होता है, साइन ऑफ 315 डिग्री -0.707 होता है, साइन ऑफ -330 डिग्री 0.5 और 360 डिग्री है। बेटा ये जो ग्राफ है ये नोट करें, ये साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। और इस तरह से जिस तरह मैंने बनाया है, ये आपको मेनली 4 ग्राफ याद होने चाहिए, ठीक है। मानूर ये देखें बेटा, आपको 4 ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए और पूछे वो 4 ग्राफ्स कौन कौन से हैं, ठीक है कि नहीं बेटा। वो ये है, एक है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉज एक्स, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, y इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स। सिर्फ ये 4 ग्राफ, और ग्राफ आपको जरूरत नहीं इस चैप्टर में, ठीक है कि नहीं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, यूं चलता चला जाता है, और नोट करो कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। और कॉज एक्स का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, कॉज एक्स का ग्राफ 0 से में पे उसकी वैल्यू होती है 1, ये कॉज एक्स का ग्राफ। और बेटा माइनस साइन एक्स का ग्राफ इसका उलट होता है, ऐसे यूं, आई एम सॉरी, इस तरह का होता है, इस तरह का, ये माइनस साइन एक्स का ग्राफ इसके बिल्कुल उलट होता है, और माइनस कॉज एक्स का ग्राफ इसके उलट होता है। सिर्फ आपने ये 4 ग्राफ याद रखने, बाकी चीजें नहीं याद रखनी। ये 4 ग्राफ आपने याद रखने हैं कि इस चैप्टर में ये 4 ग्राफ आपको चाहिए होगी। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉज एक्स, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये देख लें माइनस साइन, या चले सिर्फ ये 2 याद कर लें। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ इसी का उलट होगा यूं कहने, और कॉज एक्स का ये ग्राफ है तो ये माइनस कॉज एक्स का ग्राफ ये होगा, ठीक है कि नहीं। ये चले ये याद रख ले। और दूसरा एक और भी बंदा याद रख ले कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है कि नहीं। इस ग्राफ के ये एक साइकिल के 4 हिस्से हैं। आप अगर अपना y एक्सिस यहां से शिफ्ट कर दें, सिर्फ इतना हिस्सा रिमूव कर दें, तो वही ग्राफ कॉज एक्स का बन जाता है। इतनी सी बात है। तो ये 4 ग्राफ, 4 ग्राफ और 2 बातें और आपने याद रखनी है। वो 2 बातें क्या हैं? वो हैं जी एम्पलीट्यूड और
फ्रीक्वेंसी। 4 ग्राफों के साथ 2 बातें और याद रखनी। वो 2 बातें क्या हैं वो बता देता हूं। वो 2 बातें ये हैं कि ये है साइन एक्स का ग्राफ। इसका ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ है। इसका एम्पलीट्यूड ऊपर 1 है, ठीक है कि नहीं। नीचे इसका ग्राफ ये -1, ठीक है। अब 2 साइन एक्स का ग्राफ किस तरह होगा, वो ये होगा, ये +2, ये -2। तो ये चीज देखो, ये यूं यूं, और ये इस तरह करके यूं हो जाएगा, और ये यूं है तो ये यूं ऐसे करके। ये 2 साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इसका इसकी हाइट 1 थी तो हाइट डबल होती। यहां जो नंबर आ रहा होता है साइन एक्स से पहले, ये जो नंबर आ रहा होता है ये उसकी मैक्सिमम हाइट होती है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। आपने भी नोट किया है कि साइन एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में रहता है। अभी जो ग्राफ आपने बनाए हैं इनके, देखें जो ये ग्राफ था, आपने नोट किया कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 थी और मिनिमम वैल्यू -1 थी। तो साइन एक्स जो है वो -1 और +1 के बीच में था। तो जो 2 साइन एक्स होगा वो क्या होगा, पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 2 और -2 के बीच में होगा। और इसको पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 साइन एक्स जो है वो 3 और -3 के बीच में रहेगा। और a साइन एक्स वो a और -a के बीच में रहेगा। या x0 साइन एक्स अगर कर दें तो वो x0 और -x0 के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो यहां नंबर अप्लाई हो रहा होता है ये इसकी ये चीज होती है, और वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। असल में इस चैप्टर में कोशिश के बावजूद हम मैथमेटिक्स से जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है कि नहीं है। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें, ये इस तरह से। अब ये चीज देखें, ये इस तरह करके 1 और ये -1 है, ये 2 है, ये -2, ये 3, ये साइन एक्स का ग्राफ, ये 2 साइन एक्स का ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका ग्राफ। अच्छा, यहां ये किसका ग्राफ है, ये बेटा ग्राफ है 3 साइन एक्स। अलगर्ज x0 साइन एक्स अगर हो, साइन x0 साइन हो x हो, जो भी हो, तो ये चीज उसकी बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो यहां चीज लगी हुई होती है, ठीक है कि नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और हमारी अगली जो बात है वो हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह से कॉज एक्स के बारे में देखें। कॉज एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वो इस तरह का ग्राफ होता है। वो स्टार्ट उसकी वैल्यू मैक्सिमम से होती है, वो यूं जाता है, यूं, ठीक है कि नहीं। और ये 1 होती है वैल्यू, ये -1 है। ये है कॉज ऑफ एक्स का ग्राफ। अब 2 कॉज ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, वो 2 ऊपर और -2 इस तरह से होगा। तो ये यूं कर लें, ये यूं ऐसे, ये यूं इस तरह से, यूं यूं होगा। ये 2 कॉज एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से 3 कॉज एक्स तो वो और ऊपर करके यूं होगा। पता चला कि साइन एक्स के साथ या जो भी यहां पर साइन थीटा कह लें, यहां जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो इस पूरी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और वही मिनिमम वैल्यू भी होती है। इसी तरह से a कॉज ऑफ थीटा है, तो इसमें जो ये पूरी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू a है और पूरी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -a है। इसी तरह से -a कॉज थीटा में a ही मैक्सिमम वैल्यू है और -a मिनिमम वैल्यू है। इसी तरह से -a साइन थीटा में भी यही बात, ठीक है। मैंने आपको कहा था 4 ग्राफ आपने याद रखने और 2 बातें। 2 बातों में पहली बात ये एम्पलीट्यूड की बता दी। अब आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी की। अब आपको किसकी बात बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी की।
बेटा ये उन लोगों को बता रहा हूं जिन्होंने नॉर्मल मैथमेटिक्स में P1 के ग्राफ वगैरह नहीं पढ़े हुए, उनके लिए कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें, ये ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ, यहां तक ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये 2 है, सॉरी 2 पाई, ये है जी y इज इक्वल टू, इसको साइन थीटा कह लें चलें, तो बेटा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा कर देगा, यहां पर 2 लगा दे, तो फिर पूछें क्या होता है जी, y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा लगा दें, तो ये क्या होगा, ये इसके 2 साइकिल बन जाएंगे, उसी के अंदर इसके 2 साइकिल आ जाएंगे, उसी के अंदर उसके क्या आ जाएंगे, 2 साइकिल आ जाएंगे। और फर्ज करें 2 पाई जो है वो 360 डिग्री को कहते हैं, एक साइकिल जो है, और y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा का, सॉरी y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा कर, तो क्या होगा, उसके उतने 3 साइकिल यहां आ जाएंगे, 1 2 और 3, इसका मतलब है y इज इक्वल टू साइन ऑफ f थीटा कर दें, या कोई f साथ बीच में ले आए, उतने उसके साइकिल्स उसके अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू a साइन ऑफ k थीटा हो, तो बेटा ये चीज एम्पलीट्यूड कहलाती है। नहीं सुभान बिन सालिक, बेटा मैं आज अभी आ रहा हूं अपने टॉपिक की तरफ, मैं बस इतनी मेरी बात खत्म हुई। मैंने 6 बातें बतानी थी उन बच्चों को जिन्होंने ये ग्राफ पहले नहीं पढ़े हुए थे। ये एम्पलीट्यूड होता है और ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है कि नहीं। अच्छा बताएं आप लोगों को बेटा ये बात समझ में आ गई है, उनको खास तौर पे उन बच्चों को जिन्होंने मैथमेटिक्स का P1 नहीं पढ़ा हुआ बेटा, खास तौर पे उनको जिन्होंने P1 नहीं पढ़ा हुआ बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब बेटा टोटल 6 बातें थी, टोटल 6 बातें थी जो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। 6 बातों में से पहली बात थी कि इस तरह का ग्राफ साइन एक्स का होता है, ठीक है। दूसरी बात थी कि इस तरह का ग्राफ कॉज एक्स का होता है, और इस तरह का ग्राफ माइनस साइन एक्स का होता है, और इस तरह का ग्राफ माइनस कॉज एक्स का होता है, ठीक है। और फिर ये बात बताई थी कि ये अगर साइन एक्स है, ये साइन एक्स या साइन थीटा है, तो 2 लगा देने से ये चीज ऐसे हो जाती है, और 3 लगा देने से ये चीज इस तरह से हो जाती है, ठीक है कि नहीं है। 4 साइन थीटा लगा देने से ये चीज इस तरह से ऐसे ऐसे यूं और बढ़ गई। पता चला कि यहां जो नंबर फंक्शन के बाहर होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों ही बता देता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब आगे चलते हैं। अगली बात ये थी कि क्या नाम है, उसके बाद पढ़ा था हमने कि साइन थीटा का अगर ये ग्राफ है तो साइन 2 थीटा का ग्राफ ये होगा, ये वाला। और साइन 3 थीटा का ग्राफ कैसा होगा, अगर ये साइन थीटा का ग्राफ है तो साइन 3 थीटा का ग्राफ उसी में 3 हो जाएंगे वो। तो ये बात थी जो मल्टीपल की बारे में बातें थी। आए अब आगे चलते हैं, आज हम अपना टॉपिक वापस पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है कि नहीं। सादा सा मैं आपके सामने बातें करूंगा। अच्छा फिर आपको पता है कि एक जो वाइब्रेशन है उसके हमने 4 टुकड़े किए हुए, ये वाले, यहां से यहां ये T/4 एक क्वार्टर साइकिल, यहां से यहां वापस आए, यहां से यूं जाके वापस आए तो ये 2T/4, या जिसे आप T/2 भी कहते हैं, आधा टाइम। और फिर यहां से यहां पहुंचा तो ये 3T/4, और फिर जब ये यहां से यहां आया तो ये 4T/4, ठीक है। तो ये बेटा एक फुल साइकिल यूं बन गया, ठीक है। अच्छा अब ये चीज देखें कि ये एक सिंपल पेंडुलम मैं आपके सामने बनाता हूं, ये एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है कि नहीं। और एक क्वार्टर साइकिल के बाद ये उसकी मोशन है यहां पर, और फिर एक क्वार्टर साइकिल के बाद वो वापस आ जाता है यूं, और फिर एक क्वार्टर साइकिल के बाद वो यूं हो जाता है, और फिर वो एक क्वार्टर साइकिल के बाद यूं वापस आ जाता है। यानी इसका मतलब है यूं गया और फिर ये यूं जाकर वापस आ गया, और फिर ये यूं जाकर इधर चला गया, और फिर ये वापस ऐसे होके वापस आ गया।
ये चीज ठीक है कि नहीं, ये चीज। अच्छा, यहां पर आप एक्स एक्सिस ये ले लें, यहां आप टाइम ले लें, ठीक है कि नहीं। ये चीज आप ले लें t/4, यहां तक आप ले लें 2t/4, यहां तक आप ले लें 3t/4, यहां तक आप ले लें 3t। फिर यहां पर देखिए ये सेंटर में है ना, तो ये इसका एम्पलीट्यूड यहाँ 0। जब इधर पहुंचेगा तो ये मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड हो चुका होगा। देख लें ये जो वेक्टर नहीं है, ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने यहाँ यूं प्लॉट कर दिया ऐसे करके। जब वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो चुकी थी। फिर जब इस तरफ को गया तो डिस्प्लेसमेंट का ये वेक्टर है, और ये मैंने बेटा नीचे ऐसे करके प्लॉट कर दिया ऐसे। और फिर जब वो वापस आया तो ये डिस्प्लेसमेंट यूं, और इसे मैंने बेटा प्लॉट कर दिया तो ये यूं बन गया ये। अब आप देखें कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी टाइम पर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, वो बनेगा x इज इक्वल टू, मैं अभी उसकी एक्सप्रेशन बना के दिखाता हूँ कि ये इस तरह से। और देखें ये साइन x का ग्राफ इसका बन रहा है, ठीक है कि नहीं। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर इसका टाइम है। ये बता रहा है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरह से वेरी कर रही है, 4 क्वार्टर्स पे बताइए। और जब वो बीच में था, अभी यहाँ पर देखें, यहाँ उसने जाना इधर था लेकिन बीच में कहीं था, अभी जा रहा था उस तरफ, तो ये वाला जो वेक्टर है वो यूं प्लॉट होगा, ठीक है कि नहीं, यूं। और फिर जब वो जाकर यानी ऐसे 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 जाके फुल होके जब वापस आया तो ये उसका बेटा वेक्टर बन गया, ठीक है। इसी चीज को मजीद एक्सप्लेनेशन इसकी दिखा देते हैं, तो कोशिश करते हैं वो देख लेते हैं। ये देखें, ये चीज है, मैं इसके सामने आपके सामने बनाता हूं। ये मेन पोजीशन होगी, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है कि नहीं। और ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है कि नहीं। अच्छा, फर्ज करें कि ये फासला है 6 सेंटीमीटर, ये फासला है 3 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। और ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अब एक बॉडी जो है, यहां से उसने स्टार्ट लिया, ठीक है कि नहीं। जब वो यहां पहुंचा तो टाइम टी ए हो गया था, जब वो यहां पहुंचा तो टाइम टी बी हो चुका था, जब वो वापस यहां आया उसको आप टाइम टी ए डैश कह लें। अच्छा, यहां पहुंचा तो टी जीरो डैश कह लें, पहले टी जीरो यहां था। फिर जब वो यहां पहुंचा आप इसे टी सी टाइम कह लें उसका, यहां पहुंचा तो टी डी कह लें, और फिर यहां से वापस आया तो टी सी डैश, और फिर यूं वापस आया। तो बंदा सोचे, ये इसके टाइम लिख ले, टी जीरो, टी ए, टी बी, टी ए डैश, टी जीरो डैश, और उसके बाद टी सी, टी डी, और उसके बाद टी सी डैश, और टी जीरो, ठीक है। इस तरह से ये टाइम लिख लिए। इसको दोबारा बना लेते हैं, ये जीरो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। जब वो यहां था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 0, जब वो यहां था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 0, जब वो यहां पहुंचा उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 6 सेंटीमीटर, जब वो यहां पहुंचा उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 9 सेंटीमीटर, जब वो यहां से यूं वापस आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, और वो था जनाब 6 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। फिर जब वो यहां से, ये देखें, यूं मूव करके यूं वापस सी पर आया तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया जनाब सॉरी, पहले यहां से, जब वो यहां से यूं वापस पहुंचा इस जगह पर, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0। फिर यहां से इधर सी पर पहुंचा तो -6, ठीक है। और फिर जब वो यहां से डी तक पहुंचा तो वो हुआ -9। और फिर जब वो यहां से यूं होके यूं वापस आया तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया, ये -6, और फिर ये चीज 0। ये बेटा उसकी कहानी। और इसको जब आप प्लॉट करें तो आप खुद देखेंगे, ये 6 है, ये 9 है, ये -6 है, ये -9 है, और ये है जी टी ए
ये है टी बी, ये है टी ए डैश, ये है जनाब टी जीरो डैश, जो ये वाला है। तो यहां था पहले, फिर 6 पे गया, ये निशान वेक्टर हो गया, फिर 9 पे गया यूं इस तरह से, फिर दोबारा 6 पर वापस आया यूं, फिर 0 पर आया। तो ये ग्राफ कैसा बना, यूं करके बना। और फिर -6 पे चला गया, फिर -9 पे चला गया, फिर -6 पे, और फिर 0। ये यूं इस तरह से बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बनता ही इस तरह का। ठीक है कि नहीं? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा इसका ऐसा बनता है। क्लियर है कि नहीं? मुझे बताएं, यहां तक किसी को ना समझ आया हो तो मैं हाजिर हूं। बेटा यहां तक किसी को ना समझ आया हो तो मैं हाजिर हूं। बेटा कोई बंदा बोलने वाला नहीं है कोई भी? जी, अच्छा जी, ठीक है। अब आगे चीज देखते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे चीज देखते हैं बेटा। अगला बात हम आपसे करने लगे हैं, वो देखें वो क्या है। उसको कहो कि वी विल हैव मोर क्लासेस बट आफ्टर 1 सितंबर। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं। अगली बात आपने सुननी है, वो सुने। वो क्या है बेटा? वो ये है कि आप फर्ज करें, फिर वही सर्कुलर मोशन है, वही यूं करके सर्कुलर मोशन यूं शुरू हो गई। ये पॉइंट पी है, ठीक है कि नहीं है? और ये इसकी प्रोजेक्शन है क्यू यहां पर। जब ये पी यहां गया तो क्यू यहां चला गया। जब पी यहां पहुंचा तो क्यू यहां आ गया। पी क्यू उसका शेडो है ऑन द डायमीटर, ठीक है कि नहीं? जब पी यहां पहुंचा तो क्यू भी यहीं था। जब पी यहां आया तो क्यू यहां आ गया इस जगह पर, ठीक है ना? फिर जब पी यहां पहुंचा तो क्यू यहां था। जब पी यहां पहुंचा तो क्यू यहां था। फिर जब पी यहां पहुंचा तो फिर क्यू यहां था। फिर पी यहां पहुंचा तो क्यू यहां था। फिर पी यहां पहुंचा तो क्यू भी यहीं था। फिर पी यहां पहुंचा तो क्यू यहीं था। फिर पी यहां पहुंचा तो क्यू यहां था। फिर पी यहां पहुंचा तो क्यू यहां था। अब देखें, यहां से पी यूं गया ऐसे करके, तो क्यू जो था यूं चला गया। फिर जब पी यहां से यूं गया, ऐसे गया, तो क्यू वापस आ गया। फिर पी जब यहां से यूं गया पी, तो क्यू यूं चला गया। और फिर जब पी यूं चला गया तो क्यू यूं चला गया। हम कह सकते हैं कि क्यू इज काइंड ऑफ शेडो ऑफ पी। भले वो शेडो आप यहां ले लें या उसे उठाकर यहां बना लें। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखें, अब अगली बात क्या? ये देखें, जब पी यहां से मूव करके इधर पहुंचा, जब पी यहां से मूव करके इधर पहुंचा, तो जो क्यू था वो यहां पहुंच चुका था। क्यू यहां पहुंच चुका था, ठीक है कि नहीं? जब पी यहां से मूव करके इधर आया तो क्यू मूव करके यहां आ चुका था, ठीक है कि नहीं? अब आप देखें कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। और यहां से क्यू का यहां जाना, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गई। और ये रेडियस आर, ठीक है कि नहीं? तो अब इस एक्स को आर से कैसे रिलेट करेंगे? एक्स को आर से कैसे रिलेट करेंगे? एक्स ओवर आर इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आपको ना यकीन है तो देखिए, ये बड़ी सी ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ। ये ट्राइंगल इस तरह से थी, ये एंगल थीटा था, ये रेडियस आर है, ये एक्स है, ये पॉइंट क्यू यहाँ है, पी यहाँ है। इस डायग्राम में यही चीज है ना। और आप खुद देखें, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है? इसको सीधा कर लें, ऐसे कर लें, अपनी समझ के लिए कर लें। एक्स ओवर आर साइन थीटा के बराबर नहीं, ठीक है? एक्स ओवर आर साइन थीटा के बराबर है, एक्स ओवर आर साइन थीटा के बराबर, ठीक है कि नहीं?
समझ आ, यहां तक आ गया। अब आप देखें आर जो है, आर ये चीज, आर ये चीज भी तो है ना। देखें अगर ये चीज आर है, ये चीज आर है, तो ये चीज आर, आर जो है इसको, इस आर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूं कर लें। तो आर जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। आर क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर क्यू। ठीक है, इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल इस्तेमाल हो रहा है एक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल इस्तेमाल हो रहा है एक्स जीरो, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेलोसिटी के लिए सिंबल इस्तेमाल हो रहा है वी, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए सिंबल इस्तेमाल हो रहा है वी जीरो, जो छोटा सा इधर सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है। एक्सेलरेशन के लिए ए, मैक्सिमम के लिए ए जीरो, काइनेटिक एनर्जी के लिए के ई, यहाँ के ई जीरो, इस तरह से। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए पी ई, यहाँ पी ई जीरो। इसी तरीके से आप, अच्छा बाज लोग इस तरह नहीं भी करते, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सिंबल है, इसके लिए एक्स मैक्स इस्तेमाल कर देते हैं एम्पलीट्यूड के लिए, कोई मसला नहीं, वो भी ठीक है। या वो इसके लिए ए इस्तेमाल कर लेते हैं एम्पलीट्यूड के लिए, कैपिटल ए। और इसी तरह से वेलोसिटी यूं है तो बाज लोग इसके साथ वी मैक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में आप ये वाला ही सिंबल्स देखेंगे, इस कम से कम एसएचएम के चैप्टर में, ठीक है कि नहीं। और के ई के लिए वो के ई मैक्स इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह का, कि जब मैक्सिमम बताना हो। 12, तो आर को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स नॉट से, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज जो है बन जाती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में कि थीटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। तो ये जनाब आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट is equal to the amplitude, और ये angular velocity with which the associated circular motion is existing and t is the time beta। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन है। ये किसकी एक्सप्रेशन है? डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन, ठीक है कि नहीं। तो क्या बनती है ये? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी बेटा। ये है ग्राफ, किसकी बात है? डिस्प्लेसमेंट। इसका ग्राफ कैसा है? वो इस तरह का इसका ग्राफ है, यूं 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 यूं, ठीक है कि नहीं। और ये ग्राफ किसको बताता है? ये उसकी पोजीशन वो है जो बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर है, ये उसकी पोजीशन वो है जो अपनी एक एंड पॉइंट पे पहुंचा, और इनके बीच में अगर वो कहीं यहाँ पर था, यानी ना एंड पॉइंट पे था ना यहाँ कहीं था, तो ये चीज आपने यहाँ दिखा दी ऐसे करके, ठीक है कि नहीं। फिर ये जो पोजीशन है ये वाली, ये पोजीशन ये है कि वो यूं वाइब्रेट करके वापस आ चुका है, और ये वाली पोजीशन उसकी क्या है कि वो यहां से यूं होकर इधर जा चुका है, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो ये होकर यूं वापस ऐसे आ चुका होता है, और ये वो जगह है जहां पर वो क्या कहते हैं, यूं हो के दोबारा यहाँ आ चुके हैं। इस तरीके से ये बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी का बेटा, ये इसका बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस तरह से इसको समझा जाता है बेटा, ठीक है कि नहीं। कोई मसला तो नहीं है, मुझे बता दें बेटा। जी बेटा, कोई इसमें मसला हो तो मुझे बता दें, ठीक है। तो ये है जी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अच्छा जी, अब आए जरा आपको इससे रिलेटेड हम बातें बताते हैं बहुत सारी, और वो है जनाब, मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, यूं यूं वाइब्रेट कर रही है। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेटा वो यहाँ से यूं जाकर यूं जो है वो अपनी टाइम पीरियड ऑफ मोशन जो है उसका, वो आप ले लें, आप कह लें जनाब 2 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ से यूं जाकर यूं वापस आने में 2 सेकेंड्स लेती, ठीक है। तो इसका किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और ये उसके साथ वाबस्ता टाइम है।
तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कैसा होगा इसका, ये इक्वेशन है, ये सॉरी इसकी एक्सप्रेशन कैसी होगी। तो एम्पलीट्यूड उसका 5 हो गया, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई ओवर कैपिटल टी, आपने पढ़ा हुआ है 2 पाई ओवर 2 कर देंगे, कैपिटल टी 2 सेकेंड्स, ये देखें कैपिटल टी 2 सेकेंड्स है, ओमेगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी, यहाँ 2 पुट करें 2 2 से कट गया, ये ओमेगा इज इक्वल टू पाई हो गया, और ये x इज इक्वल टू 5 साइन पाई ऑफ टी। ये चीज इस तरीके से आपके पास आ गई कि जनाब डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये रिलेशनशिप है। और कोई मुझे कहे कि जी ये ग्राफ आप बना के दिखाएं, तो इसका ये ग्राफ होगा कि अगर यहाँ पर था स्टार्टिंग पॉइंट ये था, t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी, फिर वो इस तरफ को गया, तो ये यूं बनेगा, यूं बनेगा, ये एम्पलीट्यूड 5 है, और ये जनाब -5 है, टाइम यहाँ पर 2 सेकेंड, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, और फिर यहाँ पर बेटा 1 है और यहाँ पर 3 है, इस तरीके से ये इसका बेटा, और यहाँ y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है, इस तरीके से बेटा ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा। कोई इशू तो नहीं, ये था। और अगर आप कहें तो इसी चीज को एक और तरीके से भी इसकी वजाहत की जा सकती है। देखें, ये यूं देखें कि ये पॉइंट इस तरह से, ये बॉडी यहाँ थी तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब ये बॉडी यहाँ गई, यहाँ पहुंची, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, जब ये यहाँ पहुंची तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, जब वो यूं घूम के वापस आई तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, जब वो यहाँ से यहाँ पहुंची तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो गया, और जब वो यहाँ पहुंची यहाँ पर तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, जब वो यहाँ से यहाँ पहुंची तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा हो, और जब वो यहाँ से यहाँ पहुंची तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि यूं है, और जब वो वापस 0 पर आई तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये यूं करके यूं ग्राफ बनता है। और अगर आप नोट करें तो ये ग्राफ एक्चुअली साइन एक्स का ही ग्राफ है, सिर्फ ये देख लें, ये साइन एक्स का ग्राफ, और ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी से बनता है। तो इस तरह से बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, मगर आप एक बात जहन में रखें, पूछे क्या बात है, वो ये बात है कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ है, आप नोट करें कि इसमें इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट, ठीक है ना, क्या है इसका एम्पलीट्यूड बेटा, क्या है कांस्टेंट, इसका एम्पलीट्यूड है। अब जब इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो इसकी बात ये है, जो बात इसमें समझने वाली है वो ये है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आप देखें नॉर्मली सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, ये देखें, ये सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये देखें ये वाइब्रेट कर रहा है सिंपल पेंडुलम यूं यूं, बेटा आस्ता आस्ता पेंडुलम की मोशन क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, आस्ता आस्ता पेंडुलम की मोशन क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और वो रुक जाता है। आस्ता आस्ता पेंडुलम की मोशन क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और वो रुक जाता है। तो बेटा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जो बात मैंने समझानी थी वो ये है कि जो नॉर्मल मोशंस होती हैं ना, वो इस तरह की होती हैं। ये देखें, यूं गया, फिर यूं गया, करते 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 वो ऐसी हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। ये जो मोशंस होती हैं जिनमें एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता कम हो रहा होता है, जिनमें एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता कम हो रहा होता है, ये इस एक्सप्रेशन से नहीं मॉडल होती, ये इन पर ये एक्सप्रेशन नहीं लगती, इनकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहे हैं। तो जो रियलिस्टिक, आपको पता है कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही होती है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से आस्ता 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 उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है और इवेंचुअली वो रुक जाती है। उनके लिए ये वाली इक्वेशन नहीं है। पूछें क्यों भला, क्योंकि ये इक्वेशन एम्पलीट्यूड को कम नहीं होने दे रही। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है अनडैम्प्ड मोशन के लिए। अनडैम्प्ड मोशन कौन सी होती है बेटा, अगर आप डैम्प का मतलब डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है बुझता हुआ, डाई आउट होता हुआ, डिक्रीज होता हुआ। तो ये अनडैम्प्ड का मतलब क्या है, जिसकी मोशन की एनर्जी खत्म ना हो रही हो और वो एक जैसे एम्पलीट्यूड से मुसलसल घूमता रहे। वो तभी हो सकता है जैसे उसको मुसलसल एनर्जी मिलती रहे और उसका एम्पलीट्यूड कम ना हो।
जिस तरह आपने अगर आपने देखा हो तो आपके घर में जो मोटर लगी है जो पानी खींचती है, उसके अंदर एक वॉल होता है, वो ठक 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 यूं यूं वाइब्रेट कर रहा होता है। तो वो मुसलसल एक ही एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा होता है। तो अनडाइम्ड मोशंस वो होती हैं जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होती हैं, जिन्हें कहीं से एनर्जी मिल रही होती है। एनर्जी मिलने के सबब से उनका जो एम्पलीट्यूड है इट स्टेज कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड क्या है? वो स्टेज कांस्टेंट है, वो कम नहीं होता, क्योंकि जाहिर है जो एनर्जी जाया होती है वो उन्हें मिल रही होती है। तो पता चला कि मैंने जो ये इक्वेशन बनाई है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी जो है, ये जनाब उनके लिए है जिनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, जिनका एम्पलीट्यूड क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये उन ऑसिलेशंस के लिए नहीं है जो यूं वाइब्रेट करते 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 उनका एम्पलीट्यूड कम हो और इवेंचुअली वो रुक जाएं। वो होती हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं? जिनकी आस्ता आस्ता एनर्जी खत्म हो रही होती है और वो वाइब्रेट करते करते खत्म रुक रही होती है। बेटा आज का जो मेरा मौजू था वो डिस्प्लेसमेंट पर से ही रिलेटेड था, मगर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से ही मैं आपको एक दो बातें और बताता हूँ। एक मिनट। आई एम सॉरी बेटा कि आपको इंतजार की जहमत उठानी पड़ी। अच्छा, अब ये चीज देखें कि ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है। जब वो यहां थी तो आपने स्टॉप वॉच ऑन कर ली, तो इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन में t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी और बॉडी राइट की तरफ जा रही थी और आपने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ था। तो आपने उसका एक फार्मूला बनाया x नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ये चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट। इसका मतलब है कि x जो है वो ये भी हो सकता है, 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 और फिर यूं यूं। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज किसकी हैं? x की। ये चले मैं नीचे बना देता हूं, यूं ये, और फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर ये सब वैल्यूज, ये वेक्टर सारे x के, सादे x के, ठीक है कि नहीं? और उसमें जो ये x नॉट है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू इसकी या इसकी, ये एज ए कांस्टेंट अपीयर हो रहा है इस इक्वेशन। ओमेगा जो है वो क्या है? मैंने आपको बताया था कि हर SHM के साथ आप एक सर्कुलर मोशन को एसोसिएट कर सकते हैं। आप किसी भी SHM को शेडो ऑफ अ सर्कुलर मोशन समझ सकते हैं। उस सर्कुलर मोशन में जो एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम है वो वाला ओमेगा यहां पर अपीयर हो रहा है, ठीक है? और ये टी टाइम, एनी टाइम, छोटा टी जो है वो एनी टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी टाइम के लिए, यानी ठीक है। और कैपिटल टाइम इन पर्टिकुलर पूरे टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। वो छोट कैपिटल टी जो है इन पर्टिकुलर पूरे टाइम पीरियड को यूं रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बन गई। अच्छा, फर्ज करें कि आपसे कोई बंदा कहता है कि नहीं जी मैं तो स्टॉप वॉच यहां से ऑन करूंगा, यानी इसका मतलब ये है कि बॉडी यहां से वाइब्रेट करके यहां पहुंची, अभी यहां पहुंची तो उसने अपनी स्टॉप वॉच ऑन यहां से की और उसकी पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये था। फिर जब बॉडी इधर वापस आई तो उसने डिस्प्लेसमेंट ये ले ली। फिर जब बॉडी इधर आई तो उसने डिस्प्लेसमेंट ये ले ली। जब बॉडी इधर आई तो उसने ये डिस्प्लेसमेंट ले ली। फिर जब बॉडी इधर गई तो उसने ये डिस्प्लेसमेंट ले ली। जब बॉडी इधर गई उसने ये डिस्प्लेसमेंट ले ली। जब बॉडी इधर गई तो उसने ये डिस्प्लेसमेंट ले ली। जब बॉडी इधर आई तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी। जब यूं वापस आ गई इस तरह करके ये डिस्प्लेसमेंट होगी। और फिर जब इधर गई तो उसने यूं डिस्प्लेसमेंट यूं ले ली और फिर यहाँ यूं ले ली। इसका मतलब है कि उसने यहां से लेकर यूं मैयर किया, हालांकि डिस्प्लेसमेंट मैयर इधर मीन पोजीशन ये थी। अब नोट करें ये क्या है? क्या ये एक कॉज का ग्राफ नहीं है? ये तो एक कॉज का ग्राफ है। तो इसका मतलब है जो बंदा अपनी स्टॉप वॉच यहां से ऑन करे एंड से, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन बनाएगा
वो ये बनाएगा, ठीक है कि नहीं, इस तरह से। तो ये वाली एक्सप्रेशन भी डिस्प्लेसमेंट की है, ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम है, और ये एक्स नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये टी टाइम है। और ये एक्सप्रेशन उनके लिए इस्तेमाल होती है जिनमें आप एंड से यहां से टाइम मेजर करें, स्टॉप वॉच यहां से ऑन करें। अब एक बच्चा है, वो कहता है कि ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन उसने जब बॉडी यूं घूम कर यहां आई तो उसने यहां से अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, और उसने इधर से शुरू से ही नेगेटिव मेजर करना चाहिए। उसने पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बनाया, दूसरा ये बनाया, फिर तीसरा ये बनाया, फिर बॉडी वापस आ गई यानी यूं घूम के, फिर जब इस तरफ जाने लगी तो ये, फिर यूं, फिर यूं, फिर रुका, फिर जीरो। आप नोट करें कि ये वाला ग्राफ तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ, ये वाला ग्राफ तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। इसका मतलब है कोई बच्चा, मैं यहाँ इधर ले आता हूँ, ये देखें, ये मेन पोजीशन है, और यहां से अगर वो इस तरफ को गई है बॉडी, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, लेकिन शुरू में ही आपने नेगेटिव की तरफ गिन दिया, तो वो लेगा माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये बनाएगा एक्सप्रेशन। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने बॉडी के यूं जाने के यहां जाकर अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, इसका मतलब है उसका पहला वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट का ये था। फिर जब बॉडी वापस आई तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं डिक्रीज करते गए, जब यहां पहुंचा तो जीरो हो गई, फिर जब यहां से इस तरफ को आई, यूं आई तो ये यूं हो गया, फिर यूं आ गया, फिर यूं, इस तरह से करता 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 यूं हो गया, और फिर यूं हो गया, इस तरह। तो ये ग्राफ अगर आप नोट करें तो ये माइनस कॉस एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, माइनस कॉस एक्स का। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर कोई बच्चा अपनी स्टॉप वॉच यहां से कहीं से ऑन करता है, यानी ना यहां से ऑन करता है ना यहां से ऑन करता है, कहीं मिडल से ऑन करता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह करके बनेगी, थीटा वन, वेयर थीटा वन इज अ कांस्टेंट, यूं बन जाएगी। ये मैं डिटेल में जा रहा हूं अगर किसी ने समझना उसको, या वो इस तरह की भी हो सकती है, एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा टू, यहाँ कोई मतलब ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। लेकिन लेकिन ये सब की सब पूछें क्या है, ये सब की सब अनडैम्प्ड मोशन की। अनडैम्प्ड मोशन कौन सी होती है बेटा, जिसका एम्पलीट्यूड कभी कम ना हो, जिसका एम्पलीट्यूड क्या ना हो, कभी कम ना हो। ये उस तरह की वाइब्रेशन ही की एक चीज, वाइब्रेशन पेंडुलम है, पेंडुलम को गौर से देखें आप, वो आपको पता है वो वाइब्रेट करते 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 इवेंचुअली रुक जाता है। ये मैं हाथ अपना नीचे इस तरह खींच रहा हूँ, फ्लो ऑफ टाइम दिखा रहा हूँ, वैसे तो आपको पता है वो इधर 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 ही ऐसे होता रहेगा, मगर मैं उसको समझाने के लिए थोड़ी उसकी अपने मार्कर की निब इस तरह नीचे ले आता हूँ, तो आपको अंदाजा हो कि उसका फ्लो ऑफ टाइम कैसा है। तो आप ये चीज देखो कि ये सारी, उसका मतलब है उसके लिए आप जो इक्वेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर फर्दर मैथ के बच्चे या कोई और इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताए, मैं उसको भी बता दूंगा। सर जी बेटा, अगर आप ये एक्सप्रेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने पेपर में बाद में क्वेश्चन पूछा कि क्या हम इसको अनडैम्प्ड, बाद अगर आप पेपर में आपके सामने इस तरह का ग्राफ बना हुआ आ गया, पेपर में इस तरह का ग्राफ बना हुआ आ गया, आपको नजर आ रहा है ये ग्राफ इस तरह का बना हुआ, या इस तरह का ग्राफ बना हुआ, ये इस तरह का, या आपको पता चल गया ग्राफ इस तरह का बना नजर आ रहा है, सामने बना हुआ नजर आ रहा है ऐसे ऐसे, तो आप समझ जाएं कि ये सारे के सारे उसने अनडैम्ड मोशन के लिए हैं। और पेपर में इस तरह के भी ग्राफ होंगे, साफ नजर आ रहे होंगे कि यूं, इस पर ये इक्वेशनें फिट नहीं होती जो मैंने अभी बनाई है, आज बनाई है, वो सारी सिर्फ इन पर लगती फिट होती। जब वो इस तरह का आपको ग्राफ नजर आए, आप साफ समझ जाएं कि उसने स्टॉप वॉच यहां से ऑन की है, और इस जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया उसी तरफ वो जा रहा है, और इसकी एक्सप्रेशन ये होगी। जब इस तरह का ग्राफ बनाए, आप साफ समझ जाएं कि उसने स्टॉप वॉच यहां से ऑन की है, और बॉडी की शुरू में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ली हुई है, और बाद में वो डिस्प्लेसमेंट कम होती होती जब मीन पर आया, फिर मीन को क्रॉस करके गया, तो ये आपका होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। और बेटा ये जो ग्राफ है, ये आप साफ देख के समझ जाएं कि ये उसने स्टॉप वॉच जो है यहां से किया जहां पर पहले नेगेटिव था, और वो उसको x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी कहेगा, ठीक है कि नहीं। इसके लिए नहीं, ये सब फर्दर मैथ वालों को बता देता हूं
कि उनको ये तो पता है ना कि y इज इक्वल टू ए ई माइनस के एक्स की इक्वेशन ऐसी होती है, यूं होती है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, ए ई माइनस के एक्स को साइन ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये जनाब ऐसे डाइंग आउट ग्राफ बनते हैं। ये आपके लिए सिर्फ जो है फर्दर मैथ पढ़ते हैं उनके लिए मैंने लिख दिया, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं बेटा। मैं अभी तक आज आज पूरे दिन का एजेंडा क्या था, आज पूरे दिन में मैंने सिर्फ एक चीज पढ़ाई है, और वो पढ़ाई है कि डिस्प्लेसमेंट, किसी भी टाइम की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम से कैसे रिलेट करते हैं और उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये मैंने बात बताई है, और उसमें भी मैंने जो मैथमेटिकल फार्मूले डिराइव किए हैं वो सिर्फ अनडैम्प्ड मोशंस के किए हैं। किसके किए हैं? अनडैम्प्ड मोशंस के किए हैं। ठीक है बेटा, अब यहां तक जो है ना वो हम क्लास कम्स टू एन एंड बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।